हेलो दोस्तों, एनडीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने सरलीकरण चैप्टर के 115 क्वेश्चन करवाए थे। आज की क्लास में देखते हैं जो शेष क्वेश्चन रह गए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 116 में कहा गया है कि एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है। यदि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है यानी 13.5 लीटर है, तो इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकता है। यानी एक बड़ी टंकी है, इतना हमको पता है कि उस टंकी को भरने में 12 बाल्टियां डालनी पड़ती हैं और प्रत्येक बाल्टी 13.5 लीटर की है। तो अगर हम इनका दोनों का गुणा करा दें तो हमें पता चल जाएगा कि इस टंकी की क्षमता कितनी है, यानी इस टंकी में टोटल पानी कितना आएगा। तो इसकी हम सबसे पहला काम होगा, इस टंकी की हम धारिता या क्षमता ज्ञात करते हैं। तो दोनों का गुणा करा देंगे तो 12 बाल्टियां पड़ती थी और प्रत्येक बाल्टी 13.5 लीटर की थी। अर्थात हमको पता चल गया कि इस टंकी में टोटल पानी कितना आएगा। आगे उसने कहा यदि इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से, इसी टंकी को उसने कहा है कि जब इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकता है। हमने मान लिया कि x बाल्टियों से भरा जा सकता है और प्रत्येक बाल्टी की धारिता कितनी होनी चाहिए, 9 लीटर। जब टंकी सेम है तो दोनों में पानी भी क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ से भी हमने कुल पानी निकाला था, यहाँ से भी हमने क्या निकाला है, कुल पानी बराबर, दोनों में क्या हो जाएगा, बराबर। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 12 गुणे 13.5/9। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 18। अर्थात अगर हम 9 लीटर की बाल्टी से पानी डालेंगे तो हमें 18 बाल्टियां क्या बनना, हमें डालना पड़ेगा, तब पूरी टंकी भरेगी। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 में कहा गया है कि अदिति ने 100 पृष्ठों वाली, टोटल इसमें पृष्ठ थे 100 पृष्ठों वाली टिनटिन कार्मिक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा है। 4/5 भाग, ये भाग ऐसा है जिसे उसने पढ़ा है। तो अगर इस भिन्न का हम तुमसे कहें शेष भिन्न निकालो तो ये भिन्न अपने आप में होती है 1, तो इसमें 1 में घटाएंगे 4/5 तो इसका शेष भाग 1/5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यही वो भाग है जिसे उसने अभी नहीं पढ़ा है। तो टोटल पृष्ठ थे कितने, 100। तो 100 का अगर हम 1/5 सीधे निकाल दें तो पता चल जाएगा कि उसने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े। तो एक तो तरीका ये हुआ कि 100 का सीधे 1/5 निकालेंगे तो सीधे आ जाएगा 20, अर्थात उसने 20 पृष्ठ अभी नहीं पढ़े हैं। मान लीजिए अगर हम शेष भिन्न नहीं निकालना चाहते हैं तो इसे कैसे करेंगे, तो पहला काम करो 100 का 4/5 निकालो। तो यहां से निकालेंगे तो आ जाएगा 80 पृष्ठ, यानी टोटल पृष्ठ थे 100 पृष्ठों में से उसने 80 पृष्ठ पढ़ लिए हैं। तो कितने पृष्ठ अभी नहीं पढ़े हैं, तो 20 पृष्ठ नहीं पढ़े हैं। एक तो ये तरीका है कि अरे 80 निकाल दो, फिर 100 में भी 80 घटा दो तो 20 आ जाएगा। नहीं तो सीधे डायरेक्ट निकालना है तो इस 4/5 भिन्न से शेष भिन्न निकाल के 1/5, 100 का 1/5 सीधे 20 पृष्ठ आ जाएगा, जो उसने अभी नहीं पढ़े हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 में कहा गया था कि एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। यदि नक्शे पर दो नगरों के बीच की दूरी 82 सेंटीमीटर हो तो इन नगरों के बीच की दूरी कितनी है, देखते हैं। उसने कहा है कि 0.5 सेंटीमीटर शो करता है 10 किलोमीटर को। यहां से अगर हम निकालें कि 1 सेंटीमीटर कितने को शो करेगा, तो 10/0.5 किलोमीटर, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ाएंगे, 5 से इसको काटेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर आ जाएगा 20 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। आगे उसने कहा यदि दो नगरों के बीच की 82 सेंटीमीटर हो, इस 1 सेंटीमीटर को 82 सेंटीमीटर बनाने के लिए इधर भी 82 का गुणा और इधर भी हम क्या करा देंगे, 82 का गुणा करा देंगे। दोनों तरफ 82 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा तुम्हारा, गुणा करा देते हैं, 0 2 दूनी 4 2/16 किलोमीटर आ जाएगा। 1640 किलोमीटर इसमें आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 82 की जगह था 82.5, अर्थात दोनों तरफ 82.5 सेंटीमीटर का गुणा करा देंगे तो इधर भी 82.5 का गुणा करा देंगे। जब दोनों तरफ 82.5 का गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 1650 किलोमीटर, अर्थात इसका 1650 राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 119 में कहा गया था कि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो इसको ऐकिक नियम से करेंगे।
4/9 भाग भरने में कितना समय लगता था? तो 4/9 भाग भरने में समय लगता है, उसने कहा है कि 1 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ से पहला काम होगा, हम इसका एक भाग निकाल देंगे, भरने में कितना समय लगेगा, तो ये 9/4 मिनट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। अगर उसने कहा है कि 4/9 भाग इसका भरा है, तो इसका शेष भाग उसने पूछा है, तो अगर इसको एक में घटा दें तो शेष भाग पता चल जाएगा। और हमने शेष भाग निकालने के लिए बताया था, कभी भी अगर किसी बिंदु को 1 से घटाना हो तो हमने बताया था नीचे वाला कुल को शो करता है, ऊपर वाला जो काम कहा जाता है। तो इसमें कुल भाग है 9, जिसमें से 4 भरा हुआ है, तो 5 भाग अभी नहीं भरा हुआ है। किसमें नहीं भरा है? 9 में से नहीं भरा हुआ है। तो हमको ये निकालना है कि ये 5/9 भाग भरने में कितना समय निकल लगेगा। तो जब एक भाग बराबर इतना है तो 5/9 भाग निकालने के लिए दोनों तरफ 5/9 का, तो ये 9/4 था, 5/9 मिनट आ गया। 9 से 9 खत्म हो गया, ये आ जाएगा 5/4 मिनट। इसका एक तो तरीका है कि सही बटे में बना के भी कर सकता है, नहीं तो सीधे 5/4 आंसर दे सकता है। हालांकि इसमें सीधे उसने 5/4 मिनट दिया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 में कहा गया, एक किसान अपनी n गायों को झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार से बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय मिले, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गाय मिले और तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 गाय मिले और चौथे पुत्र को 7 गाय मिलती हैं, तो n की वैल्यू कितनी है? हम उसने खुद कहा है कि एक व्यक्ति के पास टोटल n गाय है, उसके पास 4 पुत्र हैं। उसने कहा है कि उसके पास कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र हैं। तो इस तरह से 4 कॉलम हम बना लेंगे। उसने कहा है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय मिलती है, तो पूरे झुंड में कितनी गाय थी? n। तो पहले पुत्र को n/2 गाय मिलेंगी। इतनी बात समझ में आई। आगे उसने कहा है दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गाय मिलती है, तो दूसरे पुत्र को n/4 गाय मिलेंगी। तीसरे पुत्र को पूरी झुंड की 1/5 गाय, तो इसको n/5 गाय मिलेंगी। आगे उसने कहा है चौथे पुत्र को 7 गाय मिलती है, तो चौथे पुत्र को 7 गाय मिलती हैं। तो हमारे हिसाब से इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो ये कुल गाय शो करेगा नहीं करेगा? वैसे भी कितनी गाय थी कुल? यानी कहने का मतलब कि n/2 प्लस n/4 प्लस n/5 प्लस 7 बराबर इस n के होगा कि नहीं होगा? यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जब n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 140। n की वैल्यू आई 140। उसने हमसे यही पूछा था कि n का मान कितना है, तो n का मान 140 आ जाएगा, अर्थात उस व्यक्ति के पास 140 गाय थी। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम शॉर्टकट से करने का तरीका ये था कि यहाँ पर ऐसा करते हम 5, 4 और 2, जैसे यहाँ पर 5, 4 और 2 लिखा था, इनका हम एलसीएम ले लेते, इनका एलसीएम आएगा 20। तो हम यहाँ पर मान लेते n की जगह हम मान लेते कि माना कि व्यक्ति के पास टोटल 20 गाय थे, तो वहां से अलग अलग इनकी संख्या निकाल के तब बराबर करा देते तो भी आ जाता। लेकिन उसने खुद कहा था कि n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए इसमें हमने n को ही ले लिया। तो ये बेसिक तरीका था। अगर शॉर्टकट तरीके से करेंगे तो ऐसे करेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 मैंने कहा था राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को दे दिया, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को दे दिया, शेष संपत्ति का 1/3 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। यदि पुत्री को 1,25,000 मिले हो तो उसकी सारी संपत्ति का मूल्य कितना है? इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये भी आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 122 में कहा गया एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा तथा एक सेब पहले ग्राहक को, शेष का 1/3 तथा एक सेब दूसरे ग्राहक को, शेष का 1/5 तथा एक सेब तीसरे ग्राहक को बेचता है। इसके बाद उसके पास 3 सेब बच जाते हैं। प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेब थे? तो यहाँ पर उसने कहा है कि प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेब थे। ये जो सभी ऑप्शन दिए गए ये कुल सेबों के ही तो ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। कैसे ऑप्शन से करेंगे देखते हैं। इसको ऑप्शन से करना ज्यादा आसान है। ऑप्शन से करेंगे जिस ऑप्शन में सभी कंडीशनें फॉलो कर जाएंगी, जितनी भी कंडीशनें उसने दी है, यानी जिस ऑप्शन में करने से लास्ट में हमारे पास 3 से बचेंगे वही ऑप्शन तो सही होगा। क्योंकि वही ऑप्शन सही तब होगा क्योंकि हर एक कंडीशन को वो फॉलो करता जाएगा, तभी तो लास्ट में 3 से बचेंगे। देखते हैं कैसे ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से करना बिल्कुल आसान है। तो पहले ऑप्शन सभी लिख सकते हैं। पहला ऑप्शन कितना है? 15 है।
पहला ऑप्शन 15 है, दूसरा ऑप्शन 18 है और तीसरा ऑप्शन कितना दिया गया है 20 दिया गया है और चौथा ऑप्शन 25 दिया गया है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? उसने कहा है एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा साफ वो 3 ग्राहकों को देता है। पहला ग्राहक हम देखते हैं पहले ग्राहक को कितने सेब देगा। अगर हम मान लें कि माना कि हमारे पास कुल सेब कितने हैं 15 है, तो उसने कहा है कि कुल सेबों की संख्या का आधा 15 का आधा करेंगे दशमलव में आ जाएगा। एक तो ये तो नहीं कह सकते कि हम तुमको 7.5 सेब देंगे। पूरे सेबों की संख्या जो होगी अगर हम किसी सेब को आधा काट देंगे तो वो पूरा सेब नहीं रहेगा, क्योंकि उसने कहा है कि सेबों की संख्या का आधा तथा एक सेब पहले ग्राहक को देता है। तो एक चीज समझना, जिसमें भी दशमलव में बने वो तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अर्थात एक ये ऑप्शन और एक ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 25 का आधा करेंगे तो 12.5 बनेगा। हम किसी को 12.5 सेब तो देंगे नहीं समझ में आएगा। तो 15 ये भी ऑप्शन गलत हुआ। यहाँ से इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इसको हम क्यों गलत कर दिया? सेबों की संख्या एक पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, दशमलव में नहीं होनी चाहिए। अब हम दूसरे ऑप्शन को चेक कराते हैं। तो उसने कहा है कि उसने पहले ग्राहक को कुल सेबों की संख्या का आधा, तो 18 का आधा करेंगे प्लस 1 सेब ये दे रहा है। 18 का आधा 9 1 वो 10 सेब दे देगा कि नहीं दे देगा बताओ? पहले ग्राहक को कुल सेबों की संख्या का आधा और 1 सेब देता है, तो 9 1 10 सेब उसने दे दिए। अब उसके पास सेब बचे कितने? टोटल थे कितने? 18। तो उसके पास अब 8 सेब ही तो बचे हैं। अब देखते हैं वो दूसरे ग्राहक को कितना देता है। दूसरे ग्राहक को कितने सेब देता है तो देख लेते हैं कि दूसरे ग्राहक को देता कितना है। दूसरे ग्राहक के बारे में उसने कहा है कि शेष का 1/3। तो ये बताओ 8 का 1/3 निकालेंगे तो दशमलव में आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ से ये भी ऑप्शन गलत हो गया कि नहीं हो गया? तो इस ऑप्शन को भी यहीं से रोक देते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। क्यों सही होगा? इसको भी हम एक एक स्टेप तुमको दिखाते हैं कि कैसे सही होगा। तो देखते हैं कि वो फर्स्ट ग्राहक को पहले कितना दे रहा था 20 का आधा करेंगे 10 और 10 1 11 से भी तो देगा। तो शेष कितने बचेंगे? 9 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम दूसरे ग्राहक की अगर हम बात करें तो उसने कहा था शेष का 1/3 9 का 1/3 करेंगे कितना आएगा 3 और 3 और 1 देगा, यानी कितने सेब देगा? 4 सेब देगा। तो शेष बचेंगे कितने? 5 सेब ही तो बचेंगे। आगे देखते हैं तीसरे ग्राहक को कितना देता है। तीसरे ग्राहक के बारे में उसने बताया शेष का 1/5 5 का 1/5 प्लस 1 5 का 1/5 ये तुम्हारा यहाँ पर 2 सेब दे देगा। तो इस कंडीशन में शेष कितने बचेंगे? 3 ही तो बचेंगे। उसने लास्ट में ये भी कहा था कि इसके बाद उसके पास 3 शेष सेब बच जाते हैं, तो 3 शेष सेब बचेंगे। उम्मीद करते हैं इसको ऑप्शन से करना समझ में आया होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123 क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 123 में कहा गया है कि एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है और निशाना चूकने पर उसे 1 रुपया देना पड़ता है। आप लोग मेला जाते होंगे, वहां पर देखते होंगे एक दुकान ऐसी भी होती है जहां पर हमें लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए दुकान होती है जहां पर हम लक्ष्य में निशाना लगाते हैं। तो उसमें कंडीशन दुकानदार रखता है कि अगर आपका निशाना एक बार लगता है तो आपको 1 रुपया देना मिलेगा, अगर आपका निशाना एक बार चूकता है तो आपको 1 रुपए देना पड़ेगा। तो इसमें दुकानदार को भी फायदा है, अगर आपके निशाना लगते हैं तो आपको भी फायदा है। देखते हैं किस प्रकार से। इस प्रकार ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें कुछ कहा गया 100 बार निशाना लगाने के लिए एक व्यक्ति निशाना लगाने के लिए जाता है और वो 100 बार निशाना लगाता है। तो जब वो 100 बार निशाना उसने लगाया होगा तो इन्हीं निशानों में कुछ निशाने उसके लगे होंगे और कुछ निशाने नहीं लगे होंगे। तो उसने हमसे पूछा है कि उसका कितनी बार निशाना चूका है, कितनी बार निशाना चूका है। तो हमने मान लिया, माना कि उसका x बार निशाना लगा। ये हम सही का क्रॉस मतलब कह रहा है कि इसका x बार निशाना लगा, तो 100 माइनस x बार उसका निशाना नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसको हम देखो थोड़ा समझ लेना है कि अभी हम यहाँ पर बार बार नहीं लेंगे कि ये निशाना लगने वाली कंडीशन, निशाना ना लगने वाली। तो इसको समझना है। हमने मान लिया है कि माना कि उसका x बार निशाना लगा यानी सही हो गया, और 100 माइनस x बार उसका निशाना नहीं लगा यानी उसका निशाना चूका। आगे उसने कहा है कि जब वो एक बार निशाना लगाएगा तो उसे 1 रुपया मिलेगा। जब उसका x बार निशाना लगा होगा तो उसे x रुपये यहाँ से मिल गए होंगे कि नहीं मिल गए होंगे। जब उसका 100 माइनस x बार निशाना नहीं लगा होगा और एक निशाना के लिए उसका 1 रुपया कटता है, तो 100 माइनस x में 1 का गुणा कराएंगे वही आ जाएगा।
एक चीज ये बताओ, जो तुमको रुपए मिले होंगे और जो तुम्हारे रुपए कटे होंगे, तो मिलने वाले रुपए में ही तो तुम्हारे रुपए कटे होंगे निशाना लगने वाले। तो इस तरह से इसमें अगर हम माइनस कर देंगे, मान लीजिए तुमको निशाना लगने में 100 रुपए मिला और तुम्हारा निशाना चूकने में 50 रुपए काट लिया गया, तो तुम कहोगे कि हमारी ओवरऑल इनकम 50 रुपए की ही तो हुई। तो जितने तुमको रुपए मिले थे उसी में तो तुम्हारे कम करने वाले रुपए घटाओगे, तो वही कंडीशन इसमें भी करनी है। तो अर्थात x में 100 माइनस x घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि हमें कुल कितना रुपया मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना मिल रहा है, उसने कहा है कि इसे 30 रुपए मिलते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज भी समझ में आई होगी। x माइनस का 100 प्लस x बराबर 30, ये हो जाएगा 2x बराबर 130। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 65 आ गया कि नहीं आ गया। अर्थात उसका 65 बार निशाना लगा है, तो 100 में 65 घटाएंगे तो आ जाएगा 35, अर्थात उसका 35 बार निशाना नहीं लगा है। उसने हमसे पूछा क्या था, कितनी बार उसका निशाना चूका है, तो कितनी बार उसका निशाना चूकेगा, 35 बार निशाना चूक जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बेसिक से समझ में आया होगा। ये तो इसका बेसिक था, इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, देखते हैं शॉर्टकट तरीके से बिल्कुल आसान होता है, बस समझ में आ जाए केवल। शॉर्टकट तरीके में एक चीज तुमको ये समझना है कि अगर क्वेश्चन में वो तुमसे पूछता है कि बताओ कि उसका कितना बार निशाना लगा, तो हम मान लेंगे कि माना एक भी बार निशाना नहीं लगा है, उल्टा माना जाता है। अगर तुमसे पूछता है कि बताइए कितनी बार उसका निशाना नहीं लगा है, तो हम मान लेंगे कि माना कि उसका एक भी बार निशाना नहीं लगा है। अगर वो पूछ रहा है कि बताइए उसका कितने बार निशाना नहीं लगा, तो हम मान लेंगे माना उसके सभी निशाने लगे। ये चीज ध्यान देना कि उल्टा कंडीशन मानी जाती है तब उसका राइट आंसर निकल के आता है। तो यहाँ पर उसने पूछा है कितनी बार उसका निशाना चूका, तो हम मान लेंगे माना उसके सभी निशाने लगे, माना सभी निशाने सही लगे। तो एक चीज ये बताओ, वो 100 निशाने लगा रहा था, जब उसके सब के सब सही लग जाएंगे तो उसे, जब हमने मान लिया है कि माना उसके सभी निशाने सही लगे हैं, जब उसके सभी निशाने सही लग जाएंगे और 100 निशाने वो लगा रहा है और एक निशाने के लिए 1 रुपया मिलता है, तो उसे 100 रुपए मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि हमने मान लिया है कि सभी निशाने क्या हुए हैं, लगे हैं। लेकिन उसे मिले कितने हैं, 30 ही मिले हैं। ये ओवरऑल अंतर कितने का आ रहा है, 70 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 70 का अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर मान लिया है कि माना सभी निशाने क्या लगे हैं, सही लगे हैं, तभी तो 70 का अंतर आ रहा है। और जब एक बार आपका निशाना लगता है तो 1 रुपया मिलता है, जब एक बार आपका निशाना नहीं लगता है तो आपके 1 रुपया काट लिए जाते हैं। ओवरऑल यहाँ से अंतर कितने का है, 2 का अंतर है कि नहीं है, अर्थात 2 का इसमें भाग कराओ तो कितना आ जाएगा, 35 आया। हमने क्या माना था, माना उसके सभी निशाने सही लगे, तो हमने बताया था अगर आपने माना है कि उसके सभी निशाने यहाँ पर आपने सही माने, तो ये जो 35 उत्तर आया है वो ये आया है कि उसके कितने निशाने नहीं लगे। तो ये इस तरह से शॉर्टकट से हो जाता है, उल्टा आंसर आता है। आगे भी एक क्वेश्चन इसी तरह का मिलेगा, उसमें भी शॉर्टकट लगा के बताएंगे, हो जाएगा। तो इसका 35 आंसर उसमें भी आया था, इसमें भी 35 आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124 में क्या कहा गया है। कहा गया है रेल के एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है, किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना है। 2 स्टेशनों के बीच आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 525 रुपए है और एक पूरे तथा आधे आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकटों का मूल्य 850 रुपए है। आरक्षण प्रभार कितना है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। कहने का मतलब ये है कि जो रेल का मूल किराया है, यानी रेल, उसने कहा है कि रेल के एक आधे टिकट का, एक टिकट का मूल किराया होता है और एक टिकट में आरक्षण प्रभार जुड़ता है। कहने का मतलब अगर कोई टिकट 150 रुपए की है तो इसका मूल किराया, अगर मान लें हम कि इसका मूल किराया 130 रुपए है, तो ये 20 रुपए तुम्हारा आरक्षण प्रभार होता है। आरक्षण प्रभार का मतलब होता है कि ये सब पैसा बीमा कंपनी के पास जाता है। अगर रेल में कोई दुर्घटना होती है तो ये बीमा कंपनी यही पैसा लेती है, तभी आपको रेल में अगर कोई दुर्घटना होती है तो तभी बीमा का पैसा मिलता है जिसके पास टिकट होता है। तो ये अतिरिक्त प्रभार है, मतलब इसे हम बोलते हैं आरक्षण प्रभार, ये तुम्हारी सुविधा के लिए है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई आधा, मान लीजिए एक किसी व्यक्ति का पूरा टिकट पड़ता है और किसी व्यक्ति का आधा टिकट पड़ता है, तो ये चीज आधी होगी, ये तुम्हारा 20 का 20 ही रहेगा। ये नहीं होगा कि अगर ये 150 का है तो तुम कहो कि हमारा केवल 75 रुपए ही पड़ेगा, ये नहीं होता है। मतलब उसने कहने का जो शुरुआत में उसने कहा है कि रेल के एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है, तो पूरे किराए का आधा ये है। लेकिन उसने बाद में कहा है कि किंतु आरक्षण प्रभार, किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट के जितना ही है, यानी इसमें भी जितना आरक्षण प्रभार है उतना आरक्षण प्रभार इसमें भी है।
ये कंडीशन उसने कही है, तो ये टिकट आधा नहीं होगा, बाकी जो मूल किराया है वो आधा होगा। तो अब इसको देखते हैं कैसे एक्स वाई के रूप में मान के करना है। तो यहाँ पर दो चीजें हमें माननी होगी। हम मान लेंगे माना कि, कौन सा क्वेश्चन है 124, हम मान लेंगे माना कि मूल टिकट, हम मान लेंगे माना कि टिकट का मूल्य बराबर x रुपए और आरक्षण प्रभार, आरक्षण प्रभार। यहाँ पर हम एक चीज शब्द लिख लेना, मूल टिकट का मूल्य। मूल टिकट का मतलब क्या होता है, आरक्षण प्रभार को हटाए। हमने मान लिया माना मूल टिकट का मूल्य x रुपए और आरक्षण प्रभार y रुपए है। तो अगर हम यहाँ पर एक पूरा टिकट लें तो ये x हमको लेना पड़ेगा, साथ में ये y भी लेना पड़ेगा, तभी तो एक प्रथम श्रेणी का टिकट होगा। तो आगे उसने कहा है दो स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 525 रुपए है, तो ये 525 रुपए है। ये समीकरण बनाना समझ में आया कि नहीं आया? आगे उसने कहा एक पूरे और एक आधे आरक्षित। जब एक आप पूरा टिकट लेंगे तो पूरा टिकट ये ले लेंगे, और एक आपको आधा टिकट लेना है तो जब आधा टिकट लेंगे तो ये मूल किराया आधा हो जाएगा। लेकिन जो आरक्षण प्रभार है इसमें भी y ही आरक्षण प्रभार पड़ेगा। तो ये पूरे टिकट का मूल्य हो गया, ये आधे टिकट का मूल्य हो गया, बराबर उसने कहा है कितना है, बराबर उसने कह दिया 850। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ से हमारे पास समीकरण 2 बन गए हैं। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा x प्लस x बटे 2, ये है ही, अर्थात इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3x बटे 2 प्लस 2y बराबर 850। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 1700। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। एक समीकरण आपके पास x प्लस वाई बराबर 525 है, दूसरा समीकरण बराबर है 3x प्लस 4y बराबर 1700। इन दोनों समीकरणों को हल करके x y के हम अलग अलग मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। जब हम x y के अलग अलग मान ज्ञात कर लेंगे तो उसने आरक्षण प्रभार पूछा है, मतलब किसकी वैल्यू पूछी है, y की वैल्यू पूछी है। तो जब y की वैल्यू फाइंड करोगे तो आ जाएगा 125। 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसमें ये चीजें समझना, बिल्कुल यही चीज ज्यादा इसमें डिफिकल्टी समझना कि ये x प्लस वाई इसमें क्यों हो गया x बटे 2। कुछ लोग क्या करेंगे, सीधे पूरे किराए का ये आधा कर देंगे, तो वो चीज गलत है, क्योंकि उसने कहा है कि आरक्षण प्रभार दोनों का क्या है, सेम है। तो इसीलिए अच्छे क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 में भी कुछ इसी तरह का ही कहा गया है, देख लेते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 125 में कहा गया है कि एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि और दूरी के समानुपाती राशि लेती है। कहने का मतलब है कि एक टैक्सी वाला कहता है कि कुछ राशि तो हम फिक्स लेंगे और कुछ राशि आप जितनी दूरी चलेंगे उसके हिसाब से लेंगे। कहने का मतलब है कि अगर एक टैक्सी वाला मान लीजिए एक स्थान ए से बी तक जाता है, थोड़ा समझाते हैं, एक स्थान ए है एक स्थान बी है, तो अगर ये टैक्सी वाला यहाँ से यहाँ तक जाएगा, कहने का मतलब वो कहेगा कि हम तुमसे 500 रुपए तो फिक्स लेंगे, इसके बाद तुम प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपसे पैसा लेंगे। अगर 1 किलोमीटर चलाओगे तो 5 रुपए मान लीजिए वो रेशियो रख रहा है, तो ये 500 रुपए तो उसका फिक्स है। आगे की जितनी भी तुम दूरी चलोगे वो तुम्हारा दूरी के समानुपाती, यानी जितनी दूरी चलोगे उसी के हिसाब से पैसा आपका बनेगा। कहने का मतलब उसका ये है। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। तो एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि और दूरी के समानुपाती राशि लेती है, तो 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 156 रुपए है और 24 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 204 रुपए हो, तो 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज क्या होगा। तो यहाँ पर हम दो चीजें मानेंगे। पहले हम मान लेंगे माना कि वो निश्चित राशि x है और दूरी के समानुपाती राशि y है, तो वो निश्चित राशि पहले x लेगा, इसके बाद अगर वो 1 किलोमीटर चलेगा तो y लेता है, तो 16 किलोमीटर चलता है तो 16y पैसा लेगा कि नहीं लेगा। ये तुम्हारी फिक्स राशि थी और ये दूरी के समानुपाती, यानी 1 किलोमीटर में 1y, 2 किलोमीटर में 2y, तो 16 किलोमीटर में 16y होगा कि नहीं होगा। बराबर उसने कहा है कि इसका चार्ज है 156 रुपए। समीकरण नंबर 1 बना दिया। आगे 24 किलोमीटर यात्रा का चार्ज, तो इसमें भी ये फिक्स राशि लेगा, आगे वो 24y लेगा, तो यहाँ पर उसकी कितनी राशि हो जाती है, टोटल चार्ज कितना हो जाता है 204। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ से इन दोनों समीकरणों को हल करके पहला काम होगा x और y के अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, हल करते हैं। इन दोनों समीकरणों को हम घटा देंगे, दोनों की x की वैल्यू समान है तो घटा देते हैं। तो 24 में 16 घटाएंगे तो 8y आ जाएगा, इधर घटाएंगे तो 14 में 6 घटा देंगे 8 आ जाएगा, यहाँ पर 9 में 5 घटाएंगे 4 आ जाएगा। तो इस तरह से y की 8 6 48, y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो किसी एक समीकरण में y की वैल्यू 6 रख देना तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो रख देते हैं
इसमें रखते हैं तो x प्लस 16 छक्का 96 बराबर 156, x बराबर आ जाएगा 156 माइनस 96, तो x बराबर 6 में 15 में 9 घटाएंगे। हमने देखा कि y की वैल्यू आई है 6 और x की वैल्यू आई है 60। अब आगे हमसे उसने पूछा क्या है, तो 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना है। तो यहाँ पर ये ना करना कि सीधे 30y कर देना, इसमें भी फिक्स राशि ये पड़ेगी, यानी इसका उत्तर ये सही होगा। x भी जुड़ेगा और साथ में 30y भी जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो यात्रा का चार्ज पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर होगा x प्लस 30y। नहीं समझ में आएगा तो इसका राइट आंसर निकाल देना, आ जाएगा, अर्थात इसका राइट आंसर 240 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 126 में कहा गया एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, यदि इन सबके कुल 240 सिर हो तथा 640 पैर हो तो मुर्गियां कितनी होंगी। तो इसमें भी वही लॉजिक लग जाएगा जो अभी हमने लॉजिक तुमको बताया था किस क्वेश्चन में, कि कितने निशाने लगे कितने निशाने नहीं लगे। नहीं समझ में आई बात, तो एक तो लॉजिक उसका तरीका है, नहीं तो सीधे एक फार्मूला हम तुमको शॉर्टकट बताते हैं। किया ये जाता है कि एक तरफ पहले पैर लिख लिया करो और एक तरफ कुल सिर लिख लिया करो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें बताओ कि यहाँ पर टोटल पैर कितने हैं। तो टोटल पैर उसने कहा है कि 640 पैर है और सिर कितने हैं 240 है। ठीक है, अगर पैरों की संख्या को हम आधा कर दें तो यहाँ पर कितना आएगा 320 आएगा, और ये कितना लिखा है 240। अब इनको अगर हम घटा दें तो 320 में 240 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो ये जो 80 निकल के आता है वो 4 पैरों वाले जानवर निकल के आते हैं। कैसे निकल के आते हैं 4 पैरों वाले। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा बनता है तो 2 पैरों वाले जानवर और 4 पैरों वाले दो ही प्रकार के जानवर होते हैं, कुछ के 2 पैर होते हैं और कुछ के 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं उसने कहा है कि मुर्गियां और बकरियां हैं, तो मुर्गियों और बकरियों में किनके 4 पैर होते हैं, बकरियों के होते हैं, अर्थात ये बकरियों की संख्या यहाँ से निकल के आ जाती है। टोटल अगर 240 सिर है तो हर एक जानवर के पास एक सिर होता है। इनमें से अगर 80 तुम्हारी बकरियां हो गई है तो 240 में 80 घटा देने से 160 तुम्हारे मुर्गियां आ जाएंगी नहीं आ जाएंगी। तो ये तो सीधे शॉर्टकट तरीका है कि पैरों की संख्या को आधा करके सिरों की संख्या में घटा दो तो 4 पैरों के जानवर आ जाते हैं। जब 4 पैरों वाले आ गए तो टोटल सिरों में इनको घटा देने से 2 पैरों वाले आ जाते हैं। नहीं समझ में आएगा, तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो जाता है। तो ये भी हो जाएगा अर्थात इसका, लेकिन उसने मुर्गियों की संख्या पूछी है तो 240 में 7 से घटा देना तो 160 आ जाएगा। तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 में कहा गया एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि 140 प्रश्नों का उत्तर दें और 350 अंक प्राप्त हुए हों तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। हम मान लेंगे माना कि उसने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, तो अगर हम यहाँ पर सभी प्रश्नों का सही उत्तर मान लेंगे तो उत्तर किसका आएगा, गलत जितने प्रश्न किए होंगे टोटल प्रश्नों में से गलत वाले घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा सही वाले। हम मान लेंगे माना उसने सही प्रश्न सही किए हैं, माना सभी प्रश्न सही है। अगर हम मान लेंगे कि सभी प्रश्न सही हैं तो वो प्रश्न कितने कर रहा था 140, और प्रत्येक सही प्रश्न के लिए कितने अंक मिल रहे थे 5। तो 140 में 5 का गुणा कराएंगे तो अंक उसको मिलने चाहिए 700। कितने अंक मिलने चाहिए 700, लेकिन उसे मिले कितने हैं 350 अंक मिले हैं। तो हमारे हिसाब से ओवरऑल उसे कितने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो घटा देंगे 0, 10 में 5 घटाएंगे 5, 6 में 3 घटाएंगे 350 ही तो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। कितने अंक मिल रहे हैं 350। लेकिन वैसे क्या था 5 प्रश्न मिल रहे थे, अगर गलत उत्तर के लिए उसके कितने अंक काट दिए जा रहे थे 2 अंक काट दिए जा रहे थे। यहाँ से अगर हम करें ओवरऑल तो इनका अंतर कितना आ जाएगा 7। यहाँ से 7 अगर हम कर दें तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अर्थात यहाँ से हमको पता है चल गया कि उसने 50 प्रश्न, हमने सभी प्रश्न कैसे माने थे सही माने थे, तो ये 50 प्रश्न ऐसे आए हैं जो इसने गलत किए हैं। टोटल 140 थे, अगर 140 प्रश्नों में से उसने 50 प्रश्न गलत कर दिए हैं तो बताओ सही कितने करेगा। तो 140 में सीधे हम 50 घटा दें तो पता चल जाएगा कि 90 प्रश्न वो क्या करेगा सही करेगा। तो ये तो शॉर्टकट तरीके से हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 तो एक पजल टाइप का है। क्या है, कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई हैं। यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती है। यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। तो चिड़ियों और शाखाओं की संख्याएं क्या हो।
तो इसके करने का कोई तरीका नहीं है, सीधे इसको ऑप्शन से करेंगे। कैसे ऑप्शन से करेंगे देखते हैं। ऑप्शन इसके क्रम से लिखते हैं ए, बी, सी और डी। पहले उसने कहा है कि 5 चिड़िया 4 शाखाएं। दूसरे ऑप्शन में क्या कहा गया है? दूसरे ऑप्शन में कहा गया है 3 चिड़िया 2 शाखाएं। आगे आगे कहा गया है 4 चिड़िया 3 शाखाएं। चौथे ऑप्शन में कहा गया है 6 चिड़िया 4 शाखाएं। उसने क्वेश्चन में ये भी कहा है कि यदि प्रत्येक शाखा पर एक एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती है। यहाँ पर हम इस तरह से अगर हम पहले ऑप्शन को सही माने तो यहाँ पर 4 ही तो शाखाएं हैं। इस शाखा में भी एक चिड़िया बिठा दी, इस शाखा में सब में एक एक बिठा दी, तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बच रही है। तो पहली कंडीशन तो इसके लिए भी सही है। देख लेते हैं क्या दूसरी कंडीशन भी सही होगी। आगे उसने कहा यदि प्रत्येक शाखा पर 2-2 चिड़िया बैठे हैं। अब यहाँ पर पहले हमने एक एक चिड़िया बिठाई थी, अब हमको उसने कहा है कि प्रत्येक शाखा पर आप 2-2 चिड़िया बिठाइए। तो यहाँ पर आपके पास एक ही चिड़िया है। उसने कहा यदि प्रत्येक शाखा पर 2-2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। तो यहाँ पर 2 बैठने के लिए अभी एक चिड़िया भी शेष है। यहाँ पर एक चिड़िया भी शेष है और एक शाखा भी शेष है, अर्थात ये ऑप्शन तो पूरी तरह से सही नहीं है। तो ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे ऑप्शन को अगर देखें तो तुरंत हम 2 शाखाएं खींचेंगे। उसने कहा है अगर प्रत्येक शाखा पर एक एक चिड़िया बैठे तो एक के लिए शाखा नहीं बचती, तो पहली कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो कर जाएगी। आगे उसने कहा है 3 चिड़िया थी, अगर प्रत्येक में 2-2 बिठाएंगे, इसमें 2 बिठाई, इसमें एक अभी रह रही है लेकिन एक भी शाखा नहीं बच रही है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो 3 शाखाएं थी, प्रत्येक शाखा पर हम एक एक चिड़िया बिठाएंगे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बच रही है क्योंकि 4 चिड़िया थी। आगे उसने कहा यदि प्रत्येक शाखा पर 2-2 चिड़िया बिठाएं तो एक शाखा बच जाती है। देखो यही ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर देखो सीधे एक शाखा बच रही है, अर्थात इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो पजल टाइप का था, कहानी टाइप का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। अच्छा क्वेश्चन है। 129 में कहा गया है किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 पर प्रारंभ होता है, यानी 10:30 बजे पहला पीरियड प्रारंभ होता है। चौथा यानी अंतिम पीरियड 11:45 यानी 1:45 पर समाप्त होता है। यदि प्रत्येक पीरियड की समयावधि एक समान हो और प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया गया हो तो प्रत्येक पीरियड की अवधि कितनी है? हमें यहाँ से इस तरह से उसने कहा है कि 4 पीरियड चलते हैं, तो हमने 4 खाने यहाँ पर बना लिए। पहला पीरियड कब शुरू हुआ था? 10:30 में, और अंतिम पीरियड जो हुआ था 13:45 में। अर्थात ओवरऑल हम देख लें कि 10:30 से लेकर के 13:45 के इन बीच में समय कितना हुआ? तो इस बीच में जो समय होता है वो तुम्हारा होता है 3 घंटा 15 मिनट तो होता है। उम्मीद करते हैं ये भी बात समझ में आई होगी। अर्थात 10:30 बजे से लेकर के 1:45 तक 3 घंटा 15 मिनट तक स्कूल चला। उसने कहा है कि प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का लंच होता है। तो जब ये पीरियड खत्म होगा तो 5 मिनट का लंच मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब दूसरा पीरियड खत्म होगा तो भी 5 मिनट का लंच मिलेगा, और जब तीसरा पीरियड खत्म होगा तो भी तो 5 मिनट का लंच मिलेगा। लेकिन जब चौथा पीरियड खत्म होगा तो क्या उसे 5 मिनट का लंच मिलेगा? क्योंकि 4 ही पीरियड चलते हैं, यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। जब छुट्टी हो जाएगी तो लास्ट का जो चौथा है वहां पर हमें छुट्टी 5 मिनट का लंच नहीं मिलेगा। ओवरऑल हम देखें कि 4 पीरियड में हमें लंच कितने मिनट का मिल रहा है? तो 15। तो ये 15 मिनट तो वही लंच वाले समय के हो गए। तो ये तुम्हारे पास जो 3 घंटा का मतलब 180 मिनट, और इन 180 मिनट में कितने पीरियड चल रहे थे? तो 1 2 3 4 पीरियड चल रहे थे। तो अगर हम इस 180 में 4 का भाग करा दें तो 45 मिनट का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अर्थात प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का चलेगा? 45 सब में कर देंगे, सीधे आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा? तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 130 में कहा गया है कि क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या का 3/11 है। अगली उच्चतम रन संख्या शेष रन संख्या की 3/11 है। तो यदि 2 रन संख्याओं का अंतर न हो तो संपूर्ण रन संख्या, हमने मान लिया संपूर्ण रन संख्या है कितनी? x। तो उसने कहा है कि एक खेल में उच्चतम रन संख्या है। हम देखते हैं, ये इसको लिखते हैं उच्चतम रन संख्या है कितनी? तो उसने कहा है उच्चतम रन संख्या x का 3/11, यही तो है। इतना हमने कर दिया, ये उच्चतम रन संख्या आ गई। सॉरी, 3/10 की जगह 3/11।
अगली उच्चतम ऋण संख्या दूसरी, अच्छा तो ये जो तुम्हारी है ये अगली उच्चतम ऋण संख्या है, अगली उच्चतम ऋण संख्या। शेष ऋण संख्या का अच्छा ये बताओ 3x/11 यानी एक भिन्न 3/11 है, तो इसकी शेष भिन्न कितनी आ जाएगी? 11 में 3 घटाएंगे 8/11 आ जाएगी। तो शेष ऋण संख्या यहाँ पर अगर हम ज्ञात करें तो 8x/11 ही तो है। उसने कहा है अगली उच्चतम ऋण संख्या शेष ऋण संख्या की 3/11 है, तो इसका 3/11 फिर है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 24x/121। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। आगे उसने कहा यदि दोनों ऋण संख्याओं का अंतर ना हो तो हमारे हिसाब से ये ऋण संख्या है 3x/11 और ये है तुम्हारा 24x/121 बराबर ही तो अंतर 9 का है। एलसीएम आ जाएगा 121, ये हो जाएगा 11×3 33x माइनस का 24x बराबर आ जाएगा 9। 11 में 4 घटाएंगे, हमने देखा कि 9x/121 बराबर आ जाएगा तुम्हारा 9। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 121। उसने हमसे यही पूछा था कि संपूर्ण ऋण संख्या कितनी है, तो संपूर्ण ऋण संख्या हमने कितनी मानी थी? x मानी थी। x इसका आंसर हो जाए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 131 में कहा गया है कि कुछ टॉफियां बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक को 7 टॉफी मिली हो, तो 14 शेष बचती हैं। यदि इस समूह में 2 अधिक बच्चे होते तो कोई टॉफी नहीं बचती, तो इस समूह में कितने बच्चे थे? हम मान लेंगे माना इस समूह में x बच्चे थे, माना कि समूह में x बच्चे हैं, ये चीज हमने माना कि इस समूह में x बच्चे हैं। उसने कहा है कि कुछ टॉफियां बच्चों के इस समूह में इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक को 7 टॉफी दें। अगर x बच्चे हैं, प्रत्येक को हम 7 टॉफी देंगे तो यहाँ से 7 एक टॉफियां बढ़ जाएंगी, फिर भी 14 टॉफियां शेष बचती हैं। तो अगर हम इसमें 14 जोड़ दें तो हम जितनी टॉफियां लाए थे टोटल टॉफियां यहाँ पर हो गई कि नहीं होंगी। आगे कहा गया यदि इस समूह में 2 बच्चे अधिक होते, पहले समूह में x बच्चे थे, अब उसने कहा है कि 2 बच्चे अधिक कर दें तो कोई भी टॉफी नहीं बचती है। अगर यानी कहने का मतलब है कि अगर समूह में हम 2 बच्चे अधिक कर दें और सबको 7 टॉफी दे दे, तो यहाँ पर जैसे 14 टॉफी शेष बच रही थी, तो यहाँ पर एक भी टॉफियां शेष नहीं बचती हैं। तो एक चीज बताओ, यहाँ पर भी हमने कुल टॉफियों की संख्या निकाली है, यहाँ पर भी कुल टॉफियां ही तो होंगी। दोनों कंडीशंस में कुल टॉफियां बराबर होंगी कि नहीं होंगी। यहाँ से देखेंगे तो आ जाएगा 7x + 14 बराबर 7x + 14। 7x से 7x खत्म, 14 से 14 खत्म। एक चीज देखो, इसका उत्तर केवल और केवल तभी निकल सकता है जब हमने माना है कि समूह में कितने बच्चे हैं? x बच्चे। तो यहाँ पर अगर हमने x की वैल्यू जब तक हमें फाइंड नहीं होगी तब तक हम बता नहीं सकते कि इसमें कितने बच्चे हैं। हमने x माना था और यहाँ पर कंडीशन ऐसी बन रही है कि x से x ही खत्म बन हो रहा है। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए हमने बताया था कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्धारित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर 100-200 मान के चलते तो कंडीशन 1 बराबर 1 बना के कुछ बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर अगर हमने x माना है तो x का मान निकलना चाहिए, तभी तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132 में क्या कहा गया है। कहा गया 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग 2 भागों में तोड़ा गया है। दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़े को तराजू के एक पलड़े में और दूसरे टुकड़े को तराजू के दूसरे पलड़े में रखा गया है। समतुल्य भार करने हेतु 9 कैरेट का एक पलड़े में रखना पड़ा, तो दोनों टुकड़ों की तोल का गुणनफल कितना है? टोटल था ये 25 कैरेट का था, तो हमने मान लिया था इसको 2 भागों में तोड़ना है। तो हमने मान लिया पहला भाग x है और तो दूसरा भाग 25 - x होगा कि नहीं होगा। और ये भी होगा कि इन दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़ा भारी होगा और एक टुकड़ा हल्का होगा। तो हम मान लेंगे कि ये टुकड़ा भारी है और ये टुकड़ा क्या है? हल्का है। अब इन दोनों को तराजू के एक पलड़े में रखना है, तो अगर इन दोनों को तुमको समतुल्य करना है तो जो टुकड़ा हल्का होगा उसी में, तो उसने कहा है कि समतुल्य भार करने हेतु 9 कैरेट एक पलड़े में रखना पड़ा है। तो जो हल्का होगा उसी में तो हम 9 कैरेट रखेंगे, अर्थात x और ये 25 - x है। समतुल्य करने के लिए इसमें हमने 9 जोड़ दिया, मतलब दोनों हो गए बराबर। तो ये इधर चला जाएगा तो ये तुम्हारा 2x हो जाएगा। 25 में 9 जोड़ेंगे 34 से आ जाए तो x बराबर आ जाएगा तुम्हारा 17। यानी जो पहला टुकड़ा है वो 17 कैरेट का है और 25 में 17 घटाएंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 8 कैरेट का। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अर्थात हमने देखा कि पहला टुकड़ा आ गया 17 कैरेट का और दूसरा टुकड़ा आ गया 8 कैरेट का। उसने हमसे पूछा है कि बताइए दोनों टुकड़ों की तोल का गुणनफल कितना होगा। तो 17 ×
8 कर देंगे, दोनों का गुणनफल कर देंगे तो दोनों का गुणनफल आ जाएगा 136, अर्थात इन दोनों टुकड़ों की तोल का गुणनफल आ जाएगा 136 कैरेट। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133 में क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 133 में कहा गया है कि एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। यदि कुल हैंड शेक 66 हुए हों तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति। तो इसका फार्मूला होता है कुल हैंड शेकों की संख्या n माइनस 1/2 बराबर आ जाएगा। तुम्हारा दिया कितना गया है 66 हैंड शेक हुए। यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो जो n की वैल्यू आ जाएगी वही तुम्हारा पता चल जाएगा कि पार्टी में कुल कितने लोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 134 में कहा गया था कि कुछ व्यक्ति और समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। कहने का मतलब जितने व्यक्ति हैं उतने ही घोड़े हैं। तो हमने मान लिया यक्स व्यक्ति हैं तो यक्स ही क्या होंगे, घोड़े भी होंगे। ये व्यक्ति हैं तो हमने यक्स घोड़े भी मान लिए है कि यक्स घोड़े भी है। आगे उसने क्या कहा है, आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं, शेष व्यक्ति घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं, तो जमीन पर कुल पैरों की संख्या कितनी होगी। तो ये बताओ कि आधे व्यक्ति जो घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं उनके पैर तो जमीन पर दिखाई देंगे कि नहीं। तो जो आधे व्यक्ति होंगे उनके पैर ही तो जमीन पर दिखाई देंगे। तो आधे व्यक्ति मतलब x/2 व्यक्ति होंगे, इनके पैर जमीन पर दिखाई देंगे। और एक व्यक्ति के होते हैं 2 पैर तो x/2 व्यक्तियों के यही तो पैर होंगे। अब हम अगर घोड़ों की बात करें तो घोड़ों के सभी पैर दिखाई देंगे। तो x घोड़े हैं तो एक घोड़े के 4 पैर होते हैं तो x घोड़ों के 4 पैर हो जाएंगे। इस तरह से हमारे हिसाब से टोटल पैर ये हो गए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से टोटल पैर थे कितने 70। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 5x बराबर 70 के। तो x बराबर आ जाएगा 14 है। उसने हमसे पूछा क्या है, पूछा है तो घोड़े कितने हैं, तो घोड़े कितने हैं 14। अगर पूछता व्यक्ति कितने हैं तो व्यक्ति भी होते कितने 14, क्योंकि दोनों की संख्याएं समान थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 में कहा गया है कि ए तथा बी में से प्रत्येक के पास कुछ रुपए हैं। यदि ए बी को 50 रुपए देता है तो बी के पास ए के पास बचे रुपयों से 2 गुने रुपए हैं। यदि बी ए को 20 रुपए देता है तो ए के पास बी के पास बचे रुपयों से 3 गुने रुपए हैं। तो बताइए ए के पास कितने रुपए थे। यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। हम मान लेंगे शुरुआत में उसके पास x रुपए हैं और इसके पास y रुपए हैं। पहली कंडीशन में उसने कहा यदि ए बी को 50 रुपए देता है, ये व्यक्ति इसको 50 रुपए देता है तो इसके पास रुपए हो जाएंगे y + 50, लेकिन इसके पास रुपए 50 कम हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। जब ये 50 रुपए देगा बी को तो इसके पास 50 रुपए ज्यादा हो जाएंगे और इसके पास 50 रुपए कम हो जाएंगे। यदि ए बी को 50 रुपए देता है तो बी के पास ए के पास बचे रुपयों से 2 गुने हो जाएंगे, तो इसके पास रुपया 2 गुना हो जाता है। तो बराबर अगर हम करना चाहते हैं जिसके पास कम होगा तो उसी को 2 गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x - 100 बराबर y + 50। यहाँ से समीकरण निकालेंगे तो 2x - y बराबर आ जाएगा 150। ये तुम्हारा हो गया समीकरण नंबर 1। उम्मीद करते हैं ये समीकरण बनाना समझ में आया होगा। आगे के लिए उसने कंडीशन कही है यदि बी ए को 20 रुपए लेता है, अगली कंडीशन में अब ये इसे 20 रुपए दे रहा है तो इसके पास 20 रुपए बढ़ेंगे और इसके पास 20 रुपए कम हो जाएंगे। जब बी ए को 20 रुपए देता है तो ए के पास बी के पास बचे रुपयों से तिगुने हो जाएंगे। अब इसके पास तिगुने हैं तो बराबर करने के लिए 3 का गुणा इधर कराएंगे, बराबर x + 20 बराबर हो जाएगा 3y - 7। तो x माइनस का 3y बराबर हो जाएगा -80। समीकरण नंबर 2। ये दो हमारे पास समीकरण बन गए हैं। इन दोनों समीकरणों को हल करके हम x और y की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। तो x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो x की वैल्यू होगी वो a के पास जितने भी रुपए होंगे आ जाएगा, और जो y की वैल्यू होगी हमें पता चल जाएगा कि y के पास कितने रुपए थे। उसने पूछा है कि x के पास कितने रुपए थे, अर्थात x की वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 136 में कहा गया है कुछ मिठाइयां 175 बच्चों में बराबर वितरित की जानी थी, परंतु 35 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाइयां अधिक मिली हैं। कितनी मिठाइयां वितरित की गई हैं। हमने मान लिया कि माना कि x मिठाइयां वितरित की गई हैं, तो अगर x मिठाइयां वितरित की गई कितने बच्चों में वितरित की गई है तो 175 बच्चों में। तो अगर x में हम 175 का भाग करा दे तो पता चल जाएगा कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिली हैं।
इसको एक छोटे से एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए एक स्कूल में 100 लड्डू बांटे गए हैं, उस स्कूल में 25 बच्चे हैं, तो कितने, प्रत्येक बच्चे को कितनी कितनी टॉफी मिलेंगी? 4 टॉफी ही तो मिलेंगी, टॉफी हो या लड्डू हो। तो वही चीज उसने कहा गया है कि यहाँ पर कुछ मिठाइयाँ बांटी गई हैं, तो मिठाइयों में अगर हम बच्चों की संख्या का भाग करा दें तो प्रत्येक बच्चे का हिस्सा पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो इस तरह से किया गया है। आगे उसने कहा है परंतु 32 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण, यानी 35 बच्चे स्कूल अगर नहीं आएंगे तो अब बच्चे आएंगे 140 ही आएंगे, लेकिन मिठाइयाँ पूरी वही बांटी गई हैं। तो ये बताओ कि यहाँ पर मिठाइयों की संख्या ज्यादा मिलेगी कि यहाँ पर मिठाइयों की संख्या ज्यादा मिलेगी? यहाँ पर मिठाइयाँ तो उतनी ही, जब बच्चे कम हो जाएंगे तो जो मिठाइयाँ होंगी इन्हीं बच्चों में और ज्यादा दे दी जाएंगी। तो अर्थात इस कंडीशन में बच्चों को ज्यादा मिठाइयाँ मिलेंगी। लेकिन क्वेश्चन में इसीलिए कहा गया है कि ऐसी कंडीशन में प्रत्येक बच्चे को 4 ज्यादा मिलती है। तो इसमें अगर हम निकालना चाहें कितनी ज्यादा मिलती है, तो x/140 माइनस x/175 बराबर ही 4 कर दे तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यहाँ से जब x की वैल्यू फाइंड करोगे तो आ जाएगा 2800। उसने यही हमसे पूछा था कि बताइए कि कितनी मिठाइयाँ वितरित की गई हैं, अर्थात 2800 मिठाइयाँ वितरित की गई हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। क्या कहा गया है 137 में? क्वेश्चन नंबर 137 में कहा गया एक कक्षा के छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाए तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती है। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम हो तो कुल पंक्तियों की संख्या 3 अधिक होती है। कक्षा में कुल छात्र कितने होंगे? तो एक चीज ये समझो कि प्रत्येक पंक्ति में खड़े छात्रों की संख्या में अगर हम प्रत्येक पंक्ति का गुणा करा दें तो हमें पता चल जाता है कुल पंक्तियां अगर हमें पता है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से हमने 3 पंक्तियां कर दी और प्रत्येक पंक्ति में हम 4 लड़के खड़े कर रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि बताइए टोटल कितने लड़के खड़े हुए हैं, तो एक पंक्ति में कितने लड़के हमने खड़े किए थे? 4, यानी प्रत्येक पंक्ति में कितने लड़के? 4। कुल पंक्तियां थी कितनी? 3। तो गुणा करा देने से हमें कुल छात्र पता चल जाते हैं। यानी प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र खड़े हैं और कुल पंक्तियां कितनी है, इनका आपस में गुणा करा देने से कुल छात्र आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान देना। तो यहाँ पर हम 2 चीजें मानेंगे। हम मान लेंगे माना कि उसने कहा है कि प्रत्येक पंक्ति में, हम मान लेंगे माना कि प्रत्येक पंक्ति में x छात्र खड़े हैं और कुल पंक्तियों की संख्या हम मान लेंगे कुल पंक्तियां बराबर है y। हमने ये माना कि प्रत्येक पंक्ति में x छात्र खड़े हैं और कुल पंक्तियों की संख्या है y। तो यहाँ से अगर हम पूछें कि कुल छात्र कितने होंगे, तो कुल छात्र अगर हम निकालना चाहें तो कुल छात्र x y ही तो होंगे। इतनी बात उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। उसने कहा यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा हो। हमने माना था कि प्रत्येक पंक्ति में x छात्र हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा होगा तो अब प्रत्येक पंक्ति में x+1 ही छात्र तो खड़े होंगे। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाए तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती है। पहले कुल पंक्तियां y थी तो अब पंक्तियां हो जाती हैं y-2। इनका आपस में गुणा करा देने से कुल छात्र ही तो आएंगे। कुल छात्र पहले भी हमने बता चुकी, यहाँ पर छात्रों की संख्या नहीं चेंज की गई है। तो गुणा आपस में कराते हैं x(y) - 2x + y - 2 बराबर आ जाएगा xy से xy खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x + y बराबर +2 समीकरण नंबर 1। उम्मीद करते हैं ये समीकरण बनाना समझ में आया। आगे कहा गया है यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम खड़ा किया जाए। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम खड़ा करेंगे तो इसमें x-1 हो जाएगा। तो उसने कहा है तो कुल पंक्तियों की संख्या 3 अधिक हो जाएगी तो y+3 हो जाएगा बराबर xy हो जाएगा। यहाँ से गुणा कराएंगे तो xy + 3x - 3 बराबर xy से xy खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - y बराबर 3। दूसरा समीकरण आ जाएगा 3x - y बराबर 3 समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हल करके x y की वैल्यू फाइंड कर लेना। तो x और y की जब वैल्यू फाइंड कर लेगा तो उत्तर जो तुम्हारा होगा ये उत्तर होगा, क्योंकि उसने कुल छात्र पूछे हैं। तो x की जो वैल्यू आए जो y की वैल्यू आए दोनों का गुणा करा के रख देना, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 12 और y की वैल्यू आएगी 5, अर्थात इस विद्यालय में कुल छात्र कितने होंगे तो 12×5 = 60 छात्र हो जाएंगे। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 देख लेते हैं क्या कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 138 में कहा गया है कि 225 मीटर लंबी रोड के एक और बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। तो इस दूरी के आरंभ तथा अंत में भी पेड़ लगाए गए हैं, तो वो दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरियां कितनी होंगी? तो अगर यहाँ पर 26 पेड़ लगाए गए हैं तो क्रमागत दूरियां 25 ही बनेंगी, और 225 मीटर की दूरी है, क्रमागत दूरियां 25 बनेगी। तो कुछ नहीं करना, भाग करा देना, तो 9 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अर्थात कि इन दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? 9 मीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139 देख लेते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 139 में कहा गया है कि एक बाग में पेड़ों की 10 पंक्तियां और 12 कतारें। तो इसको सीधे हम खींच के बताए दे रहे हैं। इसमें कहा गया है कि एक बाग में पेड़ों की 10 पंक्तियां हैं, तो इस तरह से ऐसे 10 पंक्तियां खींची गई हैं। इस तरह से हमने क्या कर दी, 10 पंक्तियां खींच ली। तो उसने कहा है कि एक बाग में पेड़ों की 10 पंक्तियां और 12 कतारें हैं। अब इनमें हमको 12 कतारें खींचनी है। देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। 12 कतारों का मतलब स्तंभ होता है, तो 1 2 3 4 5, ये हमने इसमें 12 कतारें हमने क्या कर दी, खींच दी। आगे उसने कहा क्या है, तो यदि इन दो पेड़ों के बीच की दूरी 2 मीटर का फासला हो और बाग के चारों ओर 1-1 मीटर का फासला छोड़ा जाए, यानी ये क्रमागत दूरी जो है ये 2 मीटर की है। तो यहाँ पर देखते हैं कितनी क्रमागत दूरियां बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्रमागत दूरियां बन रही हैं, और प्रत्येक के बीच की 2 है। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें तो ये 22 मीटर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 22 मीटर। आगे उसने कहा है कि दोनों तरफ 1-1 मीटर छोड़ा गया है, इधर भी 1 मीटर छोड़ा गया है, इधर भी 1 मीटर छोड़ा गया है। तो ओवरऑल ये हो कितना जाएगा, 24 मीटर। यही उसने पूछा था कि बाग की लंबाई कितनी है, तो 24 मीटर आ जाएगी। अगर मान लीजिए चौड़ाई भी पूछता है तो भी इसी तरह से निकाल लेंगे। नहीं समझ में आई बात? तो इसीलिए हमने इसको प्रैक्टिकली बता दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 140 में कहा गया है कि एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा किया गया है, तो 16 कतारें बनती हैं। यदि छात्रों को 24 छात्रों की कतारों में खड़ा किया जाए तो कितनी कतारें बनेंगी? सबको पता है कि जितनी यहाँ पर प्रत्येक कतार में कितने छात्र हैं, 30, और कतारों की संख्या कितनी है, 16। तो सबको पता है कि दोनों का गुणा करा देने से कुल छात्र आ जाएंगे। आगे उसने कहा है कि यदि 24 छात्रों में खड़ा किया जाए तो कितनी कतारें बनेंगी? हमने मान लिया x कतारें बनेंगी, और प्रत्येक कतार में 24 छात्र है। तो इन दोनों में यहाँ भी कुल छात्र थे, यहाँ भी कुल छात्र थे, दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अर्थात x की वैल्यू निकालेंगे तो 30 × 16 बटे हो जाएगा 24। 8 × 16 8 × 24, 30 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20। अर्थात कितनी कतारें बनेगी? तो 20 बन जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 में कहा गया है कि जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है तो वो धरती से टकराकर 3/4 भाग उछलती है। यदि किसी गेंद को 32 मीटर ऊंचाई से गिराया जाए तो अपने तीसरी उछाल में ये कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? यानी प्रत्येक उछाल में वो 3/4 भाग ही उछल पाती है। तो पहली उछाल में देखते हैं, फर्स्ट उछाल में क्या होगा। तो टोटल वो 32 मीटर उछाली जाती थी। उसने कहा 32 मीटर की ऊंचाई से गिरने पर, तो 32 का 3/4 निकालेंगे। तो ये पहली जो उछाल होगी उसमें 24 मीटर ही तो उछल पाएगी। जब दूसरी उछाल की अगर हम बात करें तो ये 24 का फिर 3/4 उछलेगी, तो 4 × 24 6 का 18 मीटर उछलेगी। और जब तीसरी उछाल होगी, तीसरी उछाल में 18 का फिर 3/4 होगी, 2 से काटेंगे 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमने देखा कि 27/2 आ जाएगा। 13 सही 1/2 मीटर ही तीसरी छलांग में क्या करे, तीसरी उछाल में 13 सही 1/2 मीटर ही वो उछल पाएगी। यही उसने पूछा था कि तीसरी उछाल के बाद उसकी ऊंचाई कितनी होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 में कहा गया एक विद्यार्थी को 2 के पावर 5 × 9 के पावर 2 लिखने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से 2592 लिख दिया। तो इन दोनों में कितना संख्यात्मक अंतर है? यानी एक विद्यार्थी को पहले कहा गया कि 2 के पावर 5 × 9 के पावर 2 लिखने था, लेकिन उसने गलती से लिख दिया 2592। तो 2 के पावर 5 का मतलब 32 होता है, और 9 के पावर 2 का मतलब 81 × का मतलब गुणा है। इतनी बात समझ में आई।
जब इनका अगर हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पर भी गुणा कराने से 2592 ही आएगा, और यहाँ पर भी गुणा कराया था तो 2592 ही आया था। उसने पूछा है कि इन दोनों के संख्यात्मक मान में कितना अंतर आएगा। जब 2592 यहाँ भी लिखा है, 2592 यहाँ भी लिखा है, तो अंतर करेंगे तो कितना अंतर आएगा, 0 अंतर आएगा, अर्थात इनके संख्यात्मक मान में 0 अंतर आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 में कहा गया एक व्यक्ति के पास ₹5, ₹10 और ₹20 के नोटों के रूप में कुल धनराशि 1575 है। यानी उसके पास 3 प्रकार के नोट हैं, 5 रुपए के नोट हैं, 10 रुपए के नोट हैं, और उसके पास 20 रुपए के नोट हैं। इस प्रकार से कुल धनराशि उसके पास 1575 है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। कहने का मतलब अगर x नोट इसके पास 5 रुपए के, तो x नोट 10 रुपए के भी होंगे और x नोट 20 रुपए के ही होंगे। तो हम मान लेंगे कि माना कि इसके पास x नोट 5 रुपए के हैं, तो 10 रुपए के भी x नोट होंगे और 20 रुपए के भी x नोट होंगे। जब आपके पास 5 रुपए का एक नोट होगा तो उसकी कीमत 5 रुपए होगी। जब आपके पास x नोट होंगे तो इसकी कीमत अगर हम बात करें तो 5x ही तो होगी। 10 रुपए के नोटों से कीमत टोटल हो जाएगी 10x और इनकी कीमत हो जाएगी टोटल 20x। क्वेश्चन में कहा है कि टोटल कीमत है 1575। यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे तो ये 10-15 कुल मिला के इधर आ जाएगा 35x बराबर 1575। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1575 बटे 35, 5 से इसको काट देते हैं। 5 से इसको काटेंगे तो 5 तिहाई 15 आ जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 25, 5 सत्ते 35, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35। हमने देखा कि x की वैल्यू आ गई 45। उसने हमसे पूछा है उसके पास कुल कितने नोट हैं। अगर हमसे पूछता कि 5 रुपए के कुल कितने नोट हैं तो आंसर आता 45। अगर पूछता 10 रुपए के कितने नोट हैं तो आंसर आता 45। उसने पूछा कि कुल कितने नोट हैं, तो 45 नोट 5 रुपए के हैं, 45 नोट 10 रुपए के हैं और 45 नोट 20 रुपए के। तो ओवरऑल उसके पास कितने नोट हैं, तो इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो 135 आ जाएगा, अर्थात उसके पास कुल 135 नोट हैं। उसने यही पूछा था कि कुल कितने नोट थे, तो कुल नोट है 3 है, अर्थात 135। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144 में कहा गया कुछ छात्रों ने एक पिकनिक मनाने की योजना बनाई जिसमें भोजन पर 5000 खर्च किए जाने थे, परंतु 5 विद्यार्थियों के न जाने से प्रत्येक सदस्य को ₹50 अतिरिक्त खर्च पड़ गया। कितने छात्र पिकनिक पर गए थे। ये क्वेश्चन अभी पीछे जो मिठाइयों वाला क्वेश्चन कराया था उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 145 जो है इस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। उसने कहा है कि एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल के आ जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं जो गोल खंभे की टोटल ऊंचाई कितनी है, तो टोटल ऊंचाई 80 मीटर है। तो देखेंगे जितनी टोटल ऊंचाई हो और जितनी वो पहली छलांग में चढ़ता हो, तो पहली छलांग में 5 मीटर चढ़ता है तो 5 इसमें कम करेंगे तो 75 मीटर आ जाएगी, नहीं आ जाएगा। पहला हमारा टारगेट होगा कि इस बंदर को पहले हम 75 मीटर चढ़ाएंगे। देखते हैं आगे क्या करना है। कहा गया है कि जब वो 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ जाता है और दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है, यही तो सवाल में कहा गया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि वो 2 मिनट का समय ले लेगा और चढ़ेगा कितना, जब पहली छलांग में 5 मीटर चढ़ेगा, जस्ट दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल के आ जाएगा। ओवरऑल वो 2 मिनट में 3 मीटर ही तो चढ़ा है, तो अर्थात 2 मिनट में वो 3 मीटर चढ़ा है। इतनी कंडीशन बनानी समझ में आई कि नहीं आई कि 2 मिनट बराबर 3 मीटर हमने क्यों लिख लिया, क्योंकि पहली छलांग यानी पहले मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ा, जस्ट दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल के आ गया, तो ओवरऑल 2 मिनट का समय लिया, 3 मीटर तो चढ़ा है। तो अब हम देखते हैं कि इधर ये 3 मीटर है, इसको क्या हम 75 बना सकते हैं या 75 के नजदीक पहुंच सकते हैं। तो इसमें तो एग्जैक्ट 75 बन रहा है, तो 75 बनाने के लिए इसमें 25 का इधर गुणा करा दें, तो 25 का इधर भी तो गुणा कराएंगे। यानी हमने देखा कि समय हो गया 50 मिनट का, बंदर चल गया 75 मीटर, तो 50 मिनट का समय लेकर बंदर चढ़ जाएगा 75 मीटर। जैसे ही 75 मीटर चढ़ जाएगा, जब वो अगली छलांग लगाएगा तो बंदर जो है अपने टारगेट तक पहुंच जाएगा, अर्थात बंदर अगला 1 मिनट का समय ले लेगा और चढ़ कितना जाएगा, 5 मीटर चढ़ जाएगा। तो 75 5 टोटल 80 हो गया कि नहीं हो गया। ओवरऑल उसने चढ़ने में कितना समय लिया था, 50 मिनट तो ये था, 1 मिनट ये था, 51 मिनट का समय ले लिया था। यही उसने पूछा था कि बंदर खंबे के ऊपरी सिरे तक पहुंचने में कितना समय ले लेगा, तो इसका 51 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146।
क्वेश्चन नंबर 146 में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस पर 400 बच्चों में एक समान मिठाइयां बांटी जानी थी, परंतु उस दिन 150 बच्चों के उपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त मिठाइयां मिली। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिली, ये भी आ जाएगा क्वेश्चन। आगे 147 में कहा गया एक वन में कुछ तोते और कुछ बाघ हैं, इनकी कुल 1746 टांगे हैं, तो 858 सिर हो, तो तोतों की संख्या कितनी हो जाएगी। इस तरह का अभी पीछे क्वेश्चन कराया था। आगे 148 में कहा गया है कि 4 कैमरों तथा 6 सेल पेनों का मूल्य 51,365 है, तो 12 कैमरों और 18 सेल पेनों को, देखो 4 कैमरा और 6 सेल फोन थे, इनको क्या हम 12-18 बना सकते हैं, तो 3 का गुणा करा दें तो 18-12-18 बन जाएगा। तो जो तुम्हारा 51,365 है, इसमें केवल तुमको 3 का गुणा करा देना है, आंसर आ जाएगा। आगे कहा गया 24 बल्लों और 32 हॉकी स्टिक्स का मूल्य 8400 है, तो 3 बल्लों तथा 4 हॉकी स्टिक्स का मूल्य कितना होगा, देख लेते हैं। 149। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन करवा चुके हैं। 149 में उसने कहा है कि 24 बल्लों प्लस 32 हॉकी स्टिक्स, 32 हॉकी स्टिक्स, इनका कुल मूल्य कितना दिया गया है, 8400 दिया गया है। आगे उसने कहा है कि 3 बल्लों प्लस 4 हॉकी स्टिक्स का मूल्य कितना होगा, तो क्या इसको हम 4 बना सकते, इसको 3 बना सकते हैं, इसको 4 बना सकते हैं। तो देखो इसमें अगर हम 8 कॉमन ले लें तो ये तुम्हारा हो जाएगा, यानी हम कहें तो 8 का इधर भाग कराने, तो इधर भी 8 का भाग कराने की नहीं भाग कराते हैं, तो 8 3 का 24, 8 चौको 32, इधर भी 8 का भाग करा तो सीधे इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ भी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150 में कहा गया है कि एक व्यक्ति ने वेतनमान ₹8325 50 92 75 75 10,660 में नौकरी का पदभार संभाला, तो 23 वर्ष उपरांत उसका वेतन कितना होगा। तो सबसे पहले समझो कि इसका मतलब क्या है। 8325, इसके बाद उसने डैश लगाया है, 50 किया है, फिर डैश लगाया है, फिर 92 75 कर दिया है, फिर डैश लगाया है, फिर उसने 75 कर दिया है, फिर डैश लगा के 10,660, ये कंडीशन कही है। तो इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति ने जब नौकरी संभाली थी, यानी जब व्यक्ति को नौकरी मिली थी, तो उसका मूल वेतन था 8325। हर वर्ष उसका वेतन 50-50 बढ़ता है, और ये वेतन तब तक बढ़ता जाता है जब तक उसका वेतन 92-75 नहीं हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये काउंट करेंगे कि 92-75 में अगर हम 8325 घटा दें तो पता चल जाएगा कि उसका वेतन कितना बढ़ा है। तो 92-75 में घटाते हैं 8325, 5 में 5 घटाएंगे 0, 7 में 2 घटाएंगे 5, और 12 में 3 घटाएंगे 9। हमने देखा आ गया 950, यानी हमको ये पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक इसका वेतन 950 रुपए बढ़ा है, और हर वर्ष कितना बढ़ता है, 50। तो अगर हम यहाँ पर 50 का भाग करा दें तो पता चल जाएगा कि ये 950 रुपए कितने वर्ष में बढ़ के हुआ है, तो 19 वर्ष। यही तो समझ में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आएगी। अगर हर वर्ष उसका वेतन 50-50 बढ़ता है, तो 19 वर्ष में उसका वेतन 950 ही तो बढ़ गया होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक उसकी नौकरी के हो गए 19 वर्ष। आगे क्वेश्चन में उसने कहा है कि 23 वर्ष उपरांत उसका वेतन कितना होगा। जैसे ही उसका वेतन 92-75 हो जाएगा, आगे के हर वर्ष में उसका वेतन 50 ना बढ़ के 75 बढ़ेगा, तो 19 वर्ष तक की उसकी नौकरी हो गई। आगे उसकी नौकरी कितने वर्ष की बची है, 4 वर्ष की, तभी तो 19-4-23 वर्ष हो जाएगा। तो अब हर वर्ष बढ़ता है 75, तो 4 वर्ष में कितना वेतन बढ़ जाएगा उसका, 300 रुपए वेतन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। यहाँ तक वेतन हो गया था 92-75, 300 रुपया और बढ़ जाएगा। तो कुछ नहीं करना तुमको, 92 जो 75 वेतन था इसमें 300 जोड़ देना है, तो 5-7 ये तुम्हारा आ जाएगा। उसने यही पूछा है कि 23 वर्ष उपरांत उसका वेतन कितना हो जाएगा, तो 9575 हो जाएगा या 9575। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 में कहा गया है कि 1/2 तथा 3/5 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या 1/2 है और एक परिमेय संख्या 3/5। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। इसके ऑप्शन भी लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 2/5, दूसरा ऑप्शन है 4/7, और तीसरा ऑप्शन कौन सा है 2/3, और चौथा ऑप्शन कौन सा है, तो चौथा ऑप्शन है 1/3। एक चीज ये समझो, अगर वो हमसे पूछता कि इनके दोनों के बीच की एग्जैक्ट बीच वाली संख्या भिन्न ज्ञात करनी है,
तो दोनों को जोड़ के आधा करा देते तो एग्जैक्ट बीच वाली आ जाती। लेकिन उसने एग्जैक्ट बीच वाली ना पूछ के ये पूछा है कि इनमें से कौन सी ऐसी भिन्न हो जो इनके बीच में होगी, क्योंकि दो भिन्नों के बीच में असंख्य भिन्नें क्या होती हैं, इनके बीच में होती हैं। तो ऐसे तो हम निर्धारित नहीं कर सकते कौन सी है, तो इनको दशमलव में बना लेंगे। तो 1/2 का यानी 2 में जब 1 का भाग कराएंगे तो 0.5 आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इनको दशमलव में बनाना समझ में आया होगा। अब यहाँ पर भी इसको भी जब दशमलव बनाएंगे तो इसका मतलब होगा 0.4। इसको भी जब बनाएंगे तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 4 में 7 का भाग दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 बना 35 हो जाएगा, 10 में 5 घटाएंगे 50, ये हो जाएगा 7 7 49। केवल हम दशमलव के 2 अंकों तक ही बनाएंगे, दशमलव इसमें 5 7 आ जाएगा। इसी तरह से इसको जब बनाएंगे तो दशमलव 6 6 आ जाएगा, जब इसको बनाएंगे दशमलव 3 3 आ जाएगा। इस तरह से तो हमने कहा था 2 2 अंकों तक, केवल 2 2 अंकों तक लेते हैं। इसमें 1 0 बढ़ा देते हैं, इसमें 1 0, इसमें 1 0, पहचानना आसान रहेगा। कहने का मतलब ये 50 लिखा है और ये 60 लिखा है, तो इनमें देखो कौन सी 50 और 60 की रेंज में आएगा। ये 40 लिखा है, पीछे हो जाएगा। 57 लिखा है, ये रेंज में आ जाएगा। 66 जो है 60 से ज्यादा है। 33 50 से पहला है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 152 में कहा गया है कि दो ऐसी संख्याएं हैं जिनमें से पहली संख्या को 2 बार, दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या कौन सी है? ये क्वेश्चन जो हमने संख्याओं पर आधारित प्रश्न कराए थे वहां पर ये सेम क्वेश्चन मिला था, यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन वहां पर देख लेना, आ जाएगा। आगे 153 में कहा गया है कि किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि उन्हें 45 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेंगी? ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, पीछे इस तरह का क्वेश्चन करवाया था। आगे 154 नंबर देख लेते हैं। 154 नंबर में क्या कहा गया? 154 में कहा गया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है। इस तरह से 5 क्रमागत संख्याएं हैं तो 270 योग है। अगर हम 270 में 5 का भाग करा दें तो हमें एग्जैक्ट बीच वाली संख्या मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? तो 5 का भाग कराते हैं, 5 25, 5 चौको 20। हमने देखा कि 54 एग्जैक्ट बीच वाली संख्या है और ये संख्याएं कैसी थी? क्रमागत संख्याएं थी। 54 के बाद 55, 55 के बाद 56, 54 के पहले 53 और 53 के पहले 52। आगे उसने हमसे कहा है कि इनमें से दूसरी और पांचवी का योग कौन सा होगा? दूसरी ये है, पांचवी ये है। दूसरी और पांचवी का योग पूछा है, इनको दोनों को जोड़ देना तो 53 प्लस 56 बराबर आ जाएगा 109, अर्थात दूसरी और पांचवी का योग आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। आई बात समझ में कि नहीं है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 155 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 155 में कहा गया है कि किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। वो संख्या कौन सी? हमने मान लिया, माना वो संख्या x है। उसने कहा है किसी संख्या में से 600 के 75% यानी 75/100, 75% का 2/3 मतलब 2/3, 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। ये चीज उसने कहा है। किसी संख्या में से घटाना है तो इस संख्या में घटाना है। 600 के 75% का 2/3 घटाने से 320 प्राप्त होता है। 25 से काटे तो 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 4 तिहाई 12, 5 60 आ जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो x माइनस 5 तिहाई 15, 150 का दोगुना 300 बराबर 320। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 620, अर्थात वो संख्या आ जाएगी 620, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये सरलीकरण चैप्टर को भी खत्म कर दिया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। धन्यवाद।